हेलो दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति को हार्ट के वाल्व का लीकेज पता चलता है यानी वाल्वुलर रीगर्गिटेशन डायग्नोस होता है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बड़ा सवाल जो उसके सामने ये आता है या वो हमसे पूछता है कि मुझे सर्जरी के लिए कब जाने की आवश्यकता है, क्या डायग्नोस होते ही सर्जरी की आवश्यकता है, क्या हम वेट कर सकते हैं, कितने साल वेट कर सकते हैं, वेट करने में क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है, और कब पेशेंट को जल्दी सर्जरी भेजने से फ़ायदा होगा, कब नुकसान होगा। आज इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। आज का टॉपिक है व्हेन टू प्लान सर्जरी इन पेशेंट्स विद वाल्वुलर रिगर्गिटेशन। जिन लोगों को भी हार्ट के वाल्व की समस्या है, ये टॉपिक उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे बड़ा डिसीजन मेकिंग पॉइंट यही आता है कि सर्जरी की टाइमिंग क्या होनी चाहिए। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को पूरा देखें और मिस इन्फॉर्मेशन से बचने के लिए और इंपॉर्टेंट साइंटिफिकली करेक्ट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारे चैनल को रेगुलरली देखते रहें। सबसे पहले वाल्व क्या होता है? हार्ट के अलग अलग चेंबर्स को सेपरेट करने के लिए और ब्लड का आपस में मिक्सिंग ना हो, इसको रोकने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो स्ट्रक्चर होता है वो वाल्व है। वो पंखुड़ी जैसा स्ट्रक्चर होता है जो अलग अलग खानों में ब्लड का मिक्सिंग नहीं होने देता है और एक डायरेक्शन में हार्ट का ब्लड फ्लो जाए, इसको इंश्योर करता है। इसके अलावा जब हार्ट के भरने का फेज़ होता है तो हार्ट उस चेंबर में ब्लड भर जाए और उसके बाद ब्लड का फ्लो चालू हो, इसके लिए निर्धारित करता है। ये सारी चीज़ों वाल्व का काम होती है। कभी कभार किसी बीमारी की वजह से वाल्व में प्रॉब्लम्स आ सकती है, जिसकी वजह से हार्ट का वाल्व लीक कर सकता है। जब कभी भी ये वाल्व अलग अलग कारणों से लीक होता है तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि क्या सर्जरी की आवश्यकता है या नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें डिटरमाइनिंग फैक्टर ये है कि पेशेंट की सर्जरी सीवियर लीकेज के केसेस में ही की जाती है, माइल्ड टू मॉडरेट लीकेज में नहीं की जाती है, क्योंकि लीकेज की 3 कैटेगरी होती है। माइल्ड यानी थोड़ा लीकेज, मॉडरेट यानी उससे ज़्यादा लीकेज और सीवियर यानी सबसे ज़्यादा लीकेज। अगर ऑब्वियसली किसी को वाल्व में थोड़ा सा ही लीकेज हो रहा है या मीडियम लेवल का लीकेज हो रहा है तो वैसे केस में आप सर्जरी के लिए नहीं जाना चाहोगे, क्योंकि सर्जरी अपने आप में काफ़ी बड़ी सर्जरी है। सर्जरी के दौरान भी मृत्यु का चांस है, सर्जरी के बाद भी कंडीशन डिटोरिएट होने का चांस है। तो इसलिए जब कभी भी लीकेज बहुत थोड़ी कैटेगरी का है या माइल्ड टू मॉडरेट कैटेगरी का है तो उस टाइम पे आप सर्जरी प्लान नहीं करना चाहोगे, क्योंकि फ़ायदे के बदले आपको नुकसान ज़्यादा होगा। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को सिम्टम्स है, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को चलने फिरने में सांस फूल रही है, चलने में घबराहट हो रही है, चलने में बेचैनी हो रही है, धड़कन बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं, कमज़ोरी आ रही है, बेचैनी आ रही है, बेहोश हो जा रहा है, इस तरह के कोई भी सिम्टम्स है जो कि सजेस्ट करता है कि उसका हार्ट फेलियर में जा रहा है, तो वैसे व्यक्ति को सर्जरी के लिए जाना आवश्यक है। वैसे व्यक्ति को अगर इको में ऑब्वियसली अगर माइल्ड लीकेज होगा तो आप वैसे में सर्जरी के लिए नहीं जाओगे, क्योंकि वैसे केस में फिर इसका मतलब लीकेज की वजह से प्रॉब्लम नहीं हो रही। लेकिन यदि आप श्योर हैं कि प्रॉब्लम की वजह वाल्व का लीकेज है और लीकेज को करेक्ट करने के बाद पेशेंट को सिग्निफिकेंट राहत मिल जाएगी, तो आप सर्जरी के लिए जा सकते हैं। वैसे केस में सिम्टम्स अगर हैं तो सर्जरी आपको थोड़ा जल्दी प्लान करना पड़ेगा। भले इको में आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ी देर और वेट कर भी सकते हो, लेकिन अगर सिम्टम्स है तो इसका मतलब ये है कि हार्ट फेलियर में जाने की तरफ बढ़ रहा है, हार्ट डिकम्पनसेट हो रहा है, हार्ट का कंपनसेटरी सिस्टम जो काम चला रहा था इतने टाइम से वो फेल हो रहा है। तो वैसे केस में आपको सर्जरी के लिए जाना एडवाइजेबल है। वैसे केस में ज़्यादा वेट करना हानिकारक हो सकता है। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति का पंप फंक्शन डिटोरिएट हो रहा है तो वैसे केस में भी सर्जरी को जाना पड़ता है। मान लीजिए आपने सीरियल इकोकार्डियोग्राफीज की और उसमें आपने ये पाया कि पहले एक पेशेंट का पंप फंक्शन 60% था, अभी वो 50 हो गया, अगली बार इको किया तो 45 या 40 हो गया। इसका मतलब हर सीरियल इकोस में कंटिन्यूसली हार्ट का पंप फंक्शन डिटोरिएट कर रहा है, यानी हार्ट फेलियर की तरफ जा रहा है। हार्ट फेलियर की तरफ जा रहा है तो भले वैसे केस में इको में अगर फेलियर है, भले सिम्टम्स ना भी हो तो भी सर्जरी के लिए जाना पड़ सकता है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि कंडीशन बिगड़ते जा रही है और वेट करना समझदारी नहीं होगी, क्योंकि जब ये पंपिंग 40 से 30 और 30 से 20 पे चला जाएगा तो सर्जरी करना भी और मुश्किल हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि सर्जरी को बहुत डिले करना भी समझदारी नहीं है, क्योंकि अगर सीवियर लीकेज वाले केस में जब हार्ट फेलियर की तरफ बढ़ेगा तब सर्जरी लेट करने से सर्जरी करना और मुश्किल होता जाएगा, रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं मिलेंगे। तो वैसे केस में आपका टारगेट ये होता है कि सही समय पर सर्जरी करें, ना बहुत धीरे, ना बहुत लेट, ना बहुत जल्दी, ना बहुत लेट। यानी कि मतलब ये है कि अगर आप बहुत जल्दी सर्जरी करोगे, प्रीमैच्योरली करोगे सर्जरी तो भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पेशेंट को सर्जरी की ज़रूरत ही नहीं है, काम चल सकता था, आपने सर्जरी कर दी तो फ़ायदा कुछ नहीं होने वाला। बहुत लेट किया तो तब तक हार्ट फेलियर हो जाएगा, हार्ट में परमानेंट डैमेज हो जाएगा, तो सर्जरी करने के रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं मिलेंगे। तो आपको अप्रोप्रिएट टाइम करना पड़ता है कि सर्जरी सही समय पर हो।
टाइम कैसे करोगे? बार बार इकोकार्डियोग्राफी करके, पेशेंट को रीअसेस करके। इसलिए इस तरह के पेशेंट्स को हिदायत दी जाती है कि एटलीस्ट वो हर 3-4 महीने में डॉक्टर को दिखाते रहे। यदि वो हर 3-4 महीने में डॉक्टर को नहीं दिखा रहा है तो वैसे केसेस में दिक्कत हो जाती है, क्योंकि वैसे केस में फिर पेशेंट एक बार डॉक्टर को दिखाया, उसके बाद वो 2-4 साल के बाद डॉक्टर के पास आया, जब हार्ट पूरी तरह फेल हो चुका है तो फिर डॉक्टर के लिए भी मैनेज करना मुश्किल होता है। हर 3-3 महीने में पेशेंट डॉक्टर को दिखाता रहे, हर 6 महीने में एटलीस्ट एक बार इको होता रहे। खासकर अगर किसी को सीवियर लीकेज है तो हर 6 महीने में एटलीस्ट होना चाहिए। अगर माइल्ड टू मॉडरेट लीकेज है तो साल 2 साल में एक बार लीकेज के लिए असेसमेंट के लिए इको होगा तो चलेगा। इको बेसिकली हार्ट की सोनोग्राफी की बात हो रही है। अगर हर सीवियर वाले केसेस को आप हर 3 से 6 महीने में एक बार इको असेस कर लेते हो तो आपको पता चलता रहेगा कि कंडीशन बिगड़ रही है कि सुधर रही है। और ऐसे केस में जब ऐसा लगेगा कि कंडीशन बिगड़ रही है तो आप सर्जरी के लिए पेशेंट को भेज सकते हैं। इसके अलावा पेशेंट का रेट ऑफ प्रोग्रेशन भी देख सकते हैं कि मान लीजिए पेशेंट पिछले कई साल से स्टेबल था लेकिन अब डिटोरिएट कर रहा है। पिछले कई साल से पेशेंट को कोई सिम्टम्स नहीं थे लेकिन अब बिगड़ रहा है। पिछले कई साल से पेशेंट का हार्ट फेलियर नहीं था, अब हो रहा है। पिछले कई साल से हार्ट का चेम्बर डायलेटेड नहीं था, अब हो रहा है। वैल लीकेज भी पहले माइल्ड टू मॉडरेट था, अब सडनली सीवियर हो गया है। तो अगर जल्दी जल्दी बिगड़ रही हालत तो इसका मतलब पेशेंट की हालत आगे और बिगड़ने का अंदेशा है, तो वैसे केस में आपको जल्दी सर्जरी के लिए जाना पड़ेगा। यदि बिगड़ नहीं रही है और आपने बार बार इको किया, स्टेटस सेम ही है, पहले भी लीकेज उसको सीवियर था, अभी भी सीवियर है, पहले भी मॉडरेट था, अभी भी मॉडरेट है, हर साल दर साल या हर 6 महीने में इको अप कर रहे हैं और उसमें सेम स्टेटस मिल रहा है, तो आप वेट कर सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि कंडीशन बिगड़ नहीं रही है। लेकिन जब अगर बिगड़ रही है और जल्दी जल्दी बिगड़ रही है तो फिर सर्जरी को जाना पड़ेगा। मान लीजिए बिगड़ते हुए आपको मिला, फिर भी आप थोड़े दिन दवा से ट्राई करना चाहोगे कि दवाओं को दे के शायद कंडीशन वापस सुधर जाए। हार्ट फेलियर की मेडिसिन दी जाती है, उससे सुधारने का उम्मीद होता है। लेकिन मान लीजिए दवाओं देने के बावजूद भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, दवा देने के बावजूद भी अगर कंडीशन बिगड़ती चली जा रही है तो फिर सर्जरी करना पड़ेगा। और अगर जल्दी जल्दी बिगड़ रही है तो जल्दी सर्जरी को जाना पड़ेगा। इसके अलावा अगर किसी की वैल्व एनाटॉमी में कुछ स्पेसिफिक इश्यूज हो, इसका मतलब क्या, वैल अगर फट गया है या वैल में फ्लेल लीफलेट हो गया जिसमें लीकेज में सुधार की कोई उम्मीद ही नहीं है, या कोई स्ट्रक्चरल डैमेज हो गया जिसमें इन्फेक्शन वगैरह हार्ट में हो गया जिसकी वजह से हार्ट में एब्सेस वगैरह बन गया है, वैल पूरा डैमेज हो गया स्ट्रक्चरली, तो वहाँ पे सुधार की उम्मीद नहीं है, वहाँ पे आपको सर्जरी जल्दी करना पड़ सकता है। अगर मान लीजिए थोड़ा सा लीकेज और हार्ट के डायलेशन की वजह से अगर लीकेज हो रहा है, जहाँ पे हार्ट फैल गया और दीवार के फैलने की वजह से पंखुड़ियाँ आपस में चिपक नहीं पा रही है जिसकी वजह से लीकेज हो रहा है, तो वहाँ सुधार की उम्मीद है कि दवाओं से आप जैसे जैसे हार्ट के साइज़ को रिग्रेस करवा पाएंगे वैसे वैसे पेशेंट के सिम्टम्स भी कम हो जाएंगे। लेकिन मान लीजिए अगर कोई ऐसा बीमारी है जिसने हार्ट को परमानेंटली डैमेज कर दिया है, हार्ट का वैल खराब हो चुका है, सुधार की बिल्कुल उम्मीद नहीं है, तो वहाँ पे आपको सर्जरी जल्दी करना पड़ेगा। वहाँ पे वेट करने में ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि वैल खराब हो चुका है, उसके सुधार की उम्मीद कम है। हालांकि इस तरह के केसेस में भी आप थोड़े दिन ट्राई ज़रूर करोगे कि दवा से काम चलता रहे, तो आप कुछ साल चलाने की कोशिश करोगे। जो लेट करने का रीज़न वो है कि बहुत जल्दी सर्जरी करने से भी बहुत फ़ायदा नहीं होता है। इनफैक्ट कई बार सर्जरी के दौरान और सर्जरी के बाद कंडीशन बिगड़ भी सकती है, तो इसलिए बहुत जल्दी सर्जरी करना भी बहुत सही डिसीजन नहीं है। सही समय पर डिसीजन लिया जाए और सही सर्जरी की जाए, अच्छी तरह से की जाए, सारी सावधानियों के साथ किया जाए तो रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। यदि आप लापरवाही करते हैं, बहुत जल्दी या बहुत लेट दोनों सर्जरीज करते हैं, तो इसमें नुकसान होगा। इसके अलावा अगर किसी पेशेंट को और कोई बीमारी है वैल लीकेज के अलावा, यानी लीकेज तो है, साथ में कोई इन्फेक्शन भी है, साथ में बाईपास की ज़रूरी है, साथ में कोई और वैल का स्टेनोसिस या रुकावट है, साथ में कोई और ऐसी बीमारी है जिसके लिए सर्जरी की ज़रूरत है, तो फिर आप ऑन द टेबल साथ में लीकेज का भी रिपेयर कर दोगे, क्योंकि दूसरी बीमारी के लिए ऑलरेडी सर्जरी के लिए जाना है। मान लीजिए बाईपास करना है पेशेंट को, बाईपास के लिए ऑलरेडी सर्जरी हो रही है, वैसे केस में अगर लीकेज साथ में है तो आप उसको साथ ही साथ, भले वो सिम्टम्स नहीं भी हो रहे उसकी वजह से हार्ट फैला नहीं भी है, वैल्व उतना ख़राब नहीं भी है, फिर भी आप कोशिश करोगे कि एटलीस्ट उसको रिपेयर तो कर दें ताकि दूसरी बार सर्जरी का माथापच्ची कम हो जाए। तो यदि किसी पेशेंट को कोई ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से जल्दी सर्जरी की आवश्यकता है, तो वैसे केस में आप साथ में अगर वैल लीकेज है तो उसको जल्दी ऑपरेट करने की कोशिश कर सकते हो। अगर ऐसी कोई बीमारी नहीं है और सिर्फ लीकेज का ही प्रॉब्लम है तो आप सिर्फ लीकेज को ही ध्यान में रख के डिसीजन लेते हो। पर दूसरी बीमारी है तो दूसरी बीमारी को भी ध्यान में लेना पड़ता है कि उसमें लेट करने से क्या प्रॉब्लम होगा, और फिर उसके हिसाब से डिसीजन लिया जाता है। इसके अलावा कुछ इंडिविजुअल फैक्टर्स होते हैं कि पेशेंट की एज क्या है, एज बहुत कम है या बहुत ज़्यादा है, तो आप उसके हिसाब से भी डिसाइड करते हो। बहुत कम या बहुत ज़्यादा एज में आप सर्जरी अवॉइड करते हो। ओवरऑल हेल्थ अगर बहुत ख़राब है तो भी आप सर्जरी अवॉइड करते हो। मान लीजिए लंग्स वगैरह की बीमारी है या दूसरे शरीर की कोई बीमारियां हैं जिससे उसको सर्जरी के दौरान काफ़ी रिस्क हो जाएगा, तो आप वेट करते हो, आप सर्जरी अवॉइड करते हो। मान लीजिए पेशेंट प्रेफर कर रहा है सर्जरी को जाना तो सर्जरी जल्दी की जाएगी। पेशेंट प्रेफर कर रहा है सर्जरी अवॉइड करना, जो कि ज़्यादातर केस में होता है कि पेशेंट मना ही करता है सर्जरी करने को,
तो फिर आप वेट करोगे। तो ये भी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है कि पेशेंट की ओवरऑल बाकी कंडीशन कैसा है, कितनी एज, कैसा हेल्थ, कितनी कोमॉर्बिड कंडीशंस और क्या पेशेंट का प्रेफरेंस है, ये सारी चीज़ों को भी ध्यान रखा जाता है सर्जरी करने के हिसाब से। तो इसीलिए सर्जरी करना अपने आप में छोटा डिसीजन नहीं है। मेरा तो एडवाइस ये रहता है कि जब कभी भी आपको बड़ी वाल्व की सर्जरी के लिए एडवाइस किया जाए तो एटलीस्ट एक आध सेकेंड ओपिनियन भी ले लें। यदि मल्टीपल डॉक्टर्स आपको ऐसा बोल रहे हैं कि सर्जरी की आवश्यकता है तो ही सर्जरी करें, नहीं तो नहीं। और सर्जरी का प्लान करने से पहले अपने डॉक्टर से डिस्कस भी कर लीजिए कि सर्जरी क्यों ज़रूरी है, क्या इसमें दवा पर चला सकते हैं कि नहीं, दवा पर चलाने के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, क्या इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं, क्या क्या चीज़ों को स्पेशल ध्यान देने की ज़रूरत है। कुछ महीने दवा का ट्रायल भी लेके देख लीजिए कि दवा पर रिस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो दवा पर चला सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों पर जब आप ध्यान दोगे तब डिसाइड सही हो पाएगा कि पेशेंट की सर्जरी सही टाइम पे हो पाएगी और बहुत जल्दी या बहुत लेट सर्जरी से आप बच पाओगे। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी कि वाल्व की सर्जरी कब एक्चुअल में ज़रूरी होती है और कब प्लान करना चाहिए, जल्दी सर्जरी और लेट सर्जरी के क्या इश्यूज़ है और किन किन पॉइंट्स को ध्यान में रखा जाता है जब पेशेंट को सर्जरी के लिए भेजा जाता है। ये अपने आप में एक सिंपल डिसीजन नहीं है और अलग अलग डॉक्टर के ओपिनियंस एक ही पेशेंट में अलग अलग टाइम पे चेंज हो सकती है, सेम टाइम पे भी अलग डॉक्टर की हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट्स को ध्यान में रखना होता है। तो उसमें ओपिनियन चेंज हो सकती है। कोई बोलेगा सर्जरी के लिए जाओ, कोई बोलेगा अभी वेट करो, ऐसा हो सकता है। पर जो मल्टीपल डॉक्टर्स कह रहे हैं, मान लीजिए आपने 4 डॉक्टर को पूछा, 4 में से 3 बोल रहे हैं कि सर्जरी को जाना है, तो आप मान सकते हो कि शायद सर्जरी को जाना है। और 4 में से 3 बोल रहे कि अभी वेट करो, तो बेटर है कि वेट करो। तो इसलिए ऐसे टाइम पे जहाँ बड़ा डिसीजन लेना हो तो सजेशन मेरा भी ये रहता है कि 2-3 डॉक्टर्स को पूछ लीजिए। अगर मल्टीपल डॉक्टर्स आपको बोल रहे हैं तो फिर बड़ा डिसीजन लेके आप सर्जरी को जा सकते हो। मल्टीपल डॉक्टर्स वेट करने को बोल रहे हो तो फिर वेट करने का ट्रायल ले सकते हो। पर इसमें सिर्फ एक डॉक्टर की ओपिनियन सही गलत भी हो सकती है। अगर आप बहुत ट्रस्ट करते हो तो अच्छी बात है, पर अगर नहीं है तो फिर 2-3 डॉक्टर्स की ओपिनियन लेना भी गलत नहीं है, ताकि सही डिसीजन लिया जा सके और प्री मैच्योर या बहुत लेट सर्जरी दोनों से आप बच सकें। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि इंपॉर्टेंट और साइंटिफिकली करेक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को रेगुलरली देखते रहें और सब्सक्राइब करें।